गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। ये कोई नई टर्मिनोलॉजी आपके लिए नहीं है। पहली बात तो ये मानो कि क्लास 7th में, किस क्लास में? क्लास 7th में आपने समीकरण पढ़े थे। समीकरण, अब जब आपने समीकरण पढ़े थे तो उसमें आपने व्यंजक भी पढ़े थे। व्यंजक पढ़े थे तो आपने उसमें पद पढ़े थे, और पद आपने जब पढ़े थे तो आपने चर और अचर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। इसका अर्थ ये हुआ कि क्लास 7th से ही आप 9th में चीजों को देख रहे हैं। अब यहाँ पे बहु पद जो शब्द आया है, बहु का मतलब होता है बहुत या अनेक, बहुत या अनेक होता है, जिसमें अनेक पद हों। और जो पद होते हैं वो किन से मिलकर बनते हैं? चर और अचर से मिलकर बनते हैं। चर व अचर से मिलकर पद बनते हैं। अब जब चर और अचर से मिलकर बने हुए पद बहुत सारे होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अब बहुपद में आपको कुछ 5 या 6 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि बहुपद, एक तो बात ये क्लियर हो गई कि बहुपद क्या होते हैं। एक्चुअली ये इस तरीके से देखा जाए तो व्यंजक ही है क्लास 7th में जो आपने पढ़ा था। क्लियर हो रहा है ना? क्या है? व्यंजक ही है जो आपने क्लास 7th में पढ़ा था। समीकरण में क्या होता था? बराबर का चिन्ह आ जाता था। अब व्यंजक में पद, अचर और चर दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं आपकी। अब आपको नंबर 1 क्या याद रखना है? शून्य बहुपद। सबसे क्या पहले याद रखना है? शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद में क्या होता है? अचर बहुपद शून्य को, इसकी यदि आप परिभाषा देखें तो आपको क्या रखना है? अचर बहुपद शून्य, शून्य को देखो ध्यान रखना, अचर बहुपद, अचर मतलब संख्याएं होंगी। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य भी एक संख्या है, इसीलिए इस शून्य को क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद यदि शून्य है तो उसे कौन सा बहुपद कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। कौन सा बहुपद करेंगे? शून्य बहुपद। ये देखो, ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको बता रहा हूं कि शून्य बहुपद यदि पूछ लिया जाए तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पे शून्य लिख देना है, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बहुपद के पद और गुणांक के बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद के पद और गुणांक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने जो 7th में व्यंजक पढ़े थे वही आगे चलकर आपको बहुपद के रूप में मिल रहे हैं। अब बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। आज का दूसरा टॉपिक जो हो रहा है वो क्या है? गुणांक। बहुपद का गुणांक। तो यहां पे याद रखना है कि बहुपद के प्रत्येक पद का, बहुपद का गुणांक जो होता है, तो प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। अब यहां 2 बातें और क्लियर कर देता हूं। पद क्या होते हैं? पद यदि आप देखो तो यहाँ 2 भी एक पद है, 2x भी एक पद है, 5x भी एक पद है, या 4y लिख दो, xyz जो भी आपको लेना हो, तो ये एक पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। ये एक पद ही है। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे चर नहीं दिख रहा है, ये अचर पद है। तो बच्चों यहाँ पे x की पावर 0 लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? x की पावर 0। और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ, x to the power 0 इक्वल टू 1 होता है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो 7th और 8th क्लास में। ठीक है। अब x की पावर 0 है, 1 बन गया, तो 1 into 2 इक्वल टू 2। तो ये अपने आप में चर और अचर के साथ है, तो ये एक पद है। ठीक है। फिर आप यदि देखो द्विपद होते हैं, त्रिपद होते हैं,
चतुर्पद होते हैं, फिर वो बहुपद में चले जाते हैं। तो पद समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये पद होते हैं। अब आपने ये पद देख लिए तो आप इसमें क्या देखते हैं, गुणांक। आपने आप कौन सा शब्द देखना है, गुणा। तो इसको यदि आप तोड़ते हो तो देखो गुणा का अंक, गुणा का अंक गुणांक, और गुणा का अंक काय में, गुणा का अंक चर के साथ। ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल सारी बातें क्लियर करा देंगी। पद क्लियर हो गए आपके, पद किस तरीके से होंगे। अब देखिएगा गुणा का अंक। अब हम एक बहुपद लेते हैं, माइनस एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस टू। ये आपका एक बहुपद है। क्लियर है बच्चों, ये आपका बहुपद है। अब इसमें क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। तो हमने गुणांक को क्या समझा, गुणा का अंक किसके साथ है, चर के साथ। किसके साथ, चर के साथ। अब यहां देखो ध्यान से, एक बात और आपको बताते हैं, जब आपको कोई अंक या संख्या ना दिखे, अंक या संख्या ना दिखे, तो हमेशा एक रखते हैं या लिखते हैं। अब चाहे गुणा में हो, भाग में हो या घात में हो, यदि कोई अंक नहीं दिख रहा तो वो क्या होगा, एक होगा। सबका मालिक एक सबके साथ ही होता है। अब यहां देखो गुणा में कोई अंक नहीं दिख रहा आपको, माइनस दिख रहा है, तो यहां पे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू मतलब एक्स क्यू पर 3 की घात का गुणांक क्या होगा, यहां पे लिखोगे आप -1 बराबर -1। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, -1 गुणित गए एक्स क्यू पर 3 की घात। तो इसका गुणा का अंक क्या बन गया, -1 बन गया। तो इसका गुणांक क्लियर हो गया। अब आप देखो यहाँ पे दूसरा पद क्या मिल रहा है, ये सारे पद हैं। पद अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, पद सिंगल सिंगल पद होते हैं, फिर उनसे द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद और बहुपद बनते हैं। दूसरा पद क्या है, 4x क्यू पर 2 की घात। तो यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, गुणांक है। तो x वर्ग का गुणांक, अब हमें क्या बताया था, चर के साथ। किसके साथ, चर के साथ। तो चर x वर्ग है, इसके साथ कौन सा अंक है गुणा में, 4। तो x वर्ग का जो गुणांक है वो क्या बन गया, 4 बन गया। अब यहां देखो 7 लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, x लिखा है। x का यहाँ पे गुणांक, x का गुणांक क्या बनेगा, देखो ध्यान से, x के साथ गुणा में कौन सा अंक दिख रहा है, 7, तो यहाँ लिख देना है 7। अब आपके पास एक बात और बचा, ऋण 2। अब यहाँ पे कौन सा चर लिखोगे। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर यहाँ तक तो चले गए, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप तुरंत लगा दोगे कि सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। यहाँ जब कोई अंक नहीं दिख रहा तो आपने अभी बताया था कि यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 है, 1 की घात है, तो यहाँ कोई घात नहीं, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, घटते क्रम में 3 2 1, तो फिर आने वाला है क्या, 0। अब अभी क्या बताया था कि यदि किसी पद के ऊपर 0 की घात होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, 2 into 1, 2 into 1 क्या निकलेगा, 2। तो ये जो 2 है वो इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे x के ऊपर 0 की घात। अब देखो 3 2, यहाँ कोई देखो जो घात लगाना नहीं है, आपको याद रखना है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ 1 और यहाँ 0 का गुणांक, x के ऊपर 0 का गुणांक क्या बनेगा, -2 बनेगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, गुणा का अंक ही गुणांक कहलाता है, गुणा का अंक ही गुणांक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी का देख लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुपद की घात के बारे में और याद रखना है, ये जो अंक दिख रहे हैं आपको घात में, ये हमेशा यहाँ 0 है और यहाँ 1, 1 और 0। तो 0 तक आप ध्यान दोगे तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, अनंत तक जाती हैं।
कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो बहुपद की जो घात होती है वह केवल पूर्ण संख्या होती है। अगला आप पॉइंट लिखिएगा, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं जो आपको बता रहे हैं। तो बहुपद की जो घात होती है, अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात, ध्यान रखना, बहुपद जो भी अभी आपने लिखा था, बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। इस बात को बहुत ध्यान से रखना है कि बहुपद की जो घात होती है वह क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? शून्य से अनंत तक जाती है। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या नहीं ले रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? घात की बात कर रहे हैं। जैसे अभी आपने -x⁻³ लिखा था, तो ये जो है ना गुणांक ऋणात्मक था, ना कि घात ऋणात्मक थी, ध्यान रखना। आपने यहाँ पे +4x² लिखा था, तो इसका गुणांक 4 था और यहाँ पे घात 2, 2, 3, फिर आपने देखा था 7x लिखा था, तो यहाँ 1, और फिर आपने देखा था कि ऋण 2 लिखा था, ऋण 2 गुणांक में है, लेकिन यहाँ जो चर पद है वो x छिपा है, इसकी ऊपर की जो घात है वो 0 थी। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें घात जो है वो सिर्फ चाहिए है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या चाहिए है? पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या है तो ही यह जो समीकरण या व्यंजक के रूप में आपको दिख रहे हैं बहुत सारे पद, जिसे आप क्या कहते हैं? बहुपद होंगे। यदि घात आपकी पूर्ण संख्या है तो ही ये बहुपद होंगे। घात पूर्ण संख्या है तो ही ये बहुपद होंगे। बार बार बोलो जिससे आपको ये बात याद हो जाए। अब बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं परिमित रूप से। अब इसकी एक लाइन और लिखते हैं, चलिए। बहुपद में परिमित रूप से, परिमित रूप से, परिमित रूप से बहुत पद हो सकते हैं, या इसी को आप इस तरीके से लिखते हो, कितने भी पद हो सकते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं। अब परिमित रूप से, अपरिमित नहीं बोला, यहाँ क्या बोला है? परिमित रूप से कितने भी पद हो सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण में हम लिखें x³ पर 150 लिख दिया, फिर +x³ पर 149 लिख दिया, +x³ पर 148 लिख दिया। देखो ये जो घातें हैं वो घटते क्रम में जाएंगी और ये कहां तक जाएंगी? x³ पर 2 की घात धन x³ पर 1 की घात धन 1। क्यों आया 1? क्योंकि जो 1 ये है ये x³ पर 0 की घात लिखा है। क्या लिखा है? x पर 0 की घात बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे आपने 1 लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ये 1 क्यों लिखा? अब यहाँ देखो, आपने 150 की घात से शुरू किया है, तो इसमें पद कितने होंगे? इसमें 191 पद हैं, 151 पद होंगे। क्यों? क्योंकि x से गिन रहे हैं 150 से, और यहाँ जाके x की पावर 0 बन रही है, तो यहाँ ये 1 से गिनोगे तो 150 हो गए, और यहाँ x की पावर 0 है तो 191वां पद बन जाता है। तो यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं? 151 पद दिख रहे हैं। जितनी घात हो उससे एक पद ज्यादा ही होता है, इतना याद रखना है आपको। अगला भाग इसमें हमने लिखा हुआ है केवल, अब प्रकार देख लो यहाँ पे बहुपद में कहां तक जाते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं। आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन या डाउट को लिख सकते हैं, ठीक है? आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो भी बताया जा रहा है इसे अपने नोट्स में लिखते जाना है। अब यहाँ पे आता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। एक पदी, फिर आता है द्विपदी और फिर आता है त्रिपदी, ठीक है?
और 3 से जब आता है तो उसे हम चतुर्पदी या फिर उसको 3 के बाद हम नॉर्मली बोलने पड़ते हैं बहुपद बोलने लगते हैं। ठीक है, एक पद, यहाँ पद से ही समझ में आ रहा है एक पद, एक पदी मतलब एक पद। अब ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक पद हो, एक पद, देखो इसका मीनिंग क्या निकला, एक पद, द्वि मतलब दो पद, त्रि मतलब तीन पद। क्लियर हो रहा है? ये शब्दों को आप समझिए और उत्तर आपके सामने रहेंगे। जिसमें केवल एक पद हो, जैसे x है, 2 है, -x है, यहाँ पे गुणांक है, पद अलग अलग नहीं है। ठीक है, u है, y है, ये सारे एक पद में आते हैं। किसी ने कह दिया सर हमें 5y लिखना है, लिख दो भाई, गुणांक है, ये पद अलग अलग नहीं है। पद जब अलग अलग होंगे, जैसे x धन मैंने y लिख दिया, x धन जैसे मैंने y लिख दिया, इस तरीके से। अब यहाँ देखो y की वैल्यू हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक चर, क्या पढ़ रहे हैं, एक चर, या तो y रहेगा x, तो इसको हम बना देंगे x धन 1, y धन 1। क्लियर है? इस तरीके से आपके कितने पद हो गए, एक और एक, दो पद हो गए। ठीक है, यहाँ पे तीन पद देखो, त्रिपद मतलब ए बी सी। अब यहाँ देखो जैसे 2x² प्लस x प्लस 1 लिख दो, तो कितने पद देखने लगे, तीन पद। इससे कंफ्यूज मत होना, चलिए इसको अलग कर दे रहा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं जैसे x और x पर शून्य की घात, यहाँ एक की घात है, यहाँ एक की घात है, साथ में शून्य की घात है, यहाँ दो की घात, एक की घात और फिर शून्य की घात है। ये क्लियर हो गया? अब यहां से आपने देखा एक पद, द्विपद और त्रिपद। जिसमें तीन पद हो उन्हें त्रिपद कहते हैं, जिसमें दो पद दिख रहे हो इस तरीके से दिखेंगे आपको। इसके अचर पद कहीं पे भी 2 मिले, 5 मिले, 7 मिले, -7 मिले, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, दो पद दिख रहे हैं। फिर ये हो गए एक पद, जिसमें एक पद दिखे वो एक पद, जिसमें दो पद दिखे दो पद, जिसमें तीन पद दिखे उसे त्रिपद बोलते हैं। इसके बाद बहुपद की घात, बहुत आईएमपी बातें हैं ये, एक बार आप इसे समझ लो। अब हमें क्या देखना है, बहुपद की घात देखना है। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको देखना है, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात, घात को ही बोलते हैं डिग्री। ठीक है ना? अब चूंकि घात से सिद्ध हो रहा है कि चर के ऊपर लिखी हुई संख्या, चर के ऊपर लिखी हुई संख्या। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होते हैं चर की सबसे बड़ी घात संख्या ही बहुपद की घात कहलाती है। बस इतना याद रखना है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है। ध्यान रखना, कोई भी आपको एक चर दिया रहे, उसकी जो सबसे बड़ी घात संख्या होगी उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था, -x³ प्लस 4x² प्लस 7x-2। तो इसमें आप देखेंगे ये पूरा क्या है, ये आपका है बहुपद। क्या लिखा हुआ है, बहुपद। अब बहुपद की घात पूछी तो आप लिखेंगे बहुपद की घात क्या है। यहां देखो सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो आप लिखो बहुपद की घात 3 है। बहुपद की घात क्या है, 3 है। इस तरीके से यदि आपको कोई अंक इस तरीके से मिल जाए, मैंने आपको दिया जैसे 3x⁴ -4x⁶ प्लस x प्लस 9 में
बहुपद की घात, बहुपद की घात बताइए। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? बहुपद की घात। अब देखो सबसे बड़ी घात संख्या क्या दिख रही है यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे जो है बहुपद की घात बराबर क्या लिखोगे? 7। देखो यहाँ ऋणात्मक अंक कभी नहीं आएगा। बहुपद की जो घात होगी, घात संख्या हमेशा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे कितनी आ गई? 7 आ गई। तो यहाँ पे बहुपद की घात भी आपको क्लियर हो गई होगी। बहुपद की घात कैसे लिखेंगे? इसके बाद हम देखते हैं शून्यतर, एक शून्यतर अचर बहुपद की घात शून्य कैसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में हम समझा देते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है एक शून्यतर अचर पद। बस इस बात को समझें, उसके बाद आगे का लिखते हैं। एक शून्यतर अचर पद, शून्य ना हो लेकिन अचर हो। तो यहाँ पे ये जो 2 दिख रहा है ये आपका शून्यतर अचर पद है। इसी को देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 2। अब ये अचर पद हो गया, शून्य तो है नहीं, इसलिए इसे शून्यतर अचर पद बोलेंगे। शून्यतर अचर पद में चर की घात हमेशा, शून्यतर अचर पद में चर की घात हमेशा, मतलब जब भी ऐसा कोई पद मिले उसे शून्यतर अचर पद ही बोलना है। इसमें घात हमेशा क्या होती है? शून्य होती है, शून्य होती है। अब आप बोलोगे सर ये शून्य क्यों लिखा? अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया था ये 2 नहीं है। एक्चुअली ये 2 को क्या लिख सकते हो? 2x के ऊपर शून्य की घात। तो इसमें जो चर है, शून्यतर अचर पद में चर की घात हमेशा शून्य होती है। तो चर तो दिख नहीं रहा, तो आप x y z कुछ भी मानेंगे तो उसकी घात क्या रखेंगे? शून्य। तो चर की घात हमेशा शून्य होती है, क्योंकि इसी अंक को आप क्या बोलते हो? 1 बोलते हो। और ये गुणा में अंक है तो गुणा लिखोगे तो 2 एकम आपका 2 बन जाता है। बात क्लियर हुई कि एक शून्यतर अचर पद में चर की घात हमेशा शून्य होती है। और जब भी शून्यतर लिखा मिले तो आपको अचर पद ही रखना है। जो भी आपके व्यंजक में या बहुपद में सबसे आखिरी वाला पद दिखे, जहां पे सिर्फ एक अंक या संख्या दिख रही है। अचर पद क्या है? आपकी एक संख्या है, मात्र संख्या है, जिसके साथ आपको चर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, एक रैखिक समीकरण में अधिक से अधिक कितने पद होते हैं? एक रैखिक समीकरण में अधिक से अधिक कितने पद होते हैं? 2.1 इसके बाद वाली वीडियो में कराएंगे। जब आपको ये बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी जो आपको समझाई जा रही हैं, तो एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अधिक से अधिक पदों की संख्या, देखो एक चर में, किसमें? एक चर में अधिक से अधिक पदों की संख्या। अब कितनी हो सकती है ये आपको दिमाग में रखना है। अब एक रैखिक बहुपद में, अब यहां देखो नंबर 1 रैखिक बहुपद। अब जैसे ही रैखिक बहुपद बोले, बहुत ध्यान से देखना, रैखिक आपका आते ही आपको ध्यान रखना है चर की अधिकतम घात 1 होती है। चर की अधिकतम घात 1 कहां होती है? रैखिक बहुपद में। ध्यान रखना, ये 8th क्लास से रिलेटेड शब्द है रैखिक। क्या? रैखिक बहुपद। तो रैखिक का अर्थ क्या निकलता है? चर की अधिकतम घात 1 होती है। अब अधिकतम घात 1 होती है, यदि हमने यहाँ पे x लिखा तो इसकी घात 1 है।
और इसके बाद अगला पद आता है x के साथ x की पावर शून्य। तो इसमें कितने पद हो सकते हैं? ये जो शून्य है यदि इसको ध्यान से देखें तो a प्लस 1 लिखा है, तो अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं बच्चों? 2 पद हो सकते हैं। तो इसमें लिखना है 2 पद। अधिक से अधिक पदों की संख्या, एक रैखिक बहुपद में कितने पद हो सकते हैं? 2। एक रैखिक बहुपद में 2 पद हो सकते हैं। अब द्विघाती बहुपद देखते हैं। इसके बाद एक हो गया रैखिक, तो रैखिक का अर्थ निकला 1। अब लिखते हैं नंबर 2 द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में पदों की संख्या, अब जैसे एक में 2 पद हैं तो 2 में 3 पद होंगे। कैसे होंगे? द्विघाती। जैसे मैंने लिखा x के ऊपर 2 की घात, फिर x के ऊपर 1 की घात, फिर x के ऊपर 0 की घात। यदि आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा है? जैसे हमने यहाँ 2x लिख दिया, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया एक समझने के लिए। तो देखो ये क्या बना? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यदि यहाँ 2 लिखा हो तो 2, 3 लिखा हो 3, जो भी लिखा होगा अंक वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आ जाता। तो कितने पद हो गए? 3 पद। तो इसमें क्या लिखना है? 3 पद। जितनी घात है उससे एक अधिक अंक। अब आपको मैंने जस्ट 100 x के ऊपर 150 की घात वाला पद समझाया था, तो वहां टोटल पद कितने आ रहे थे? 191 आ रहे थे, जो आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चर की अधिकतम घात जो होती है वो देखना है और अधिकतम घात में 1 जोड़ देना है। अधिकतम घात में 1 जोड़ देना है तो पद निकलेंगे। जैसे यहाँ पे 150 था, 150 में 1 जोड़ा तो 191 आ गया। 2 था, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया। यहाँ पे कितनी थी अधिकतम घात? 1 थी, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया। अब त्रिपद देखो, यहां लिख रहे हैं त्रिघाती। त्रिघाती मतलब 3 की घात। 3 की घात बहुपद में कितने पद हो सकते हैं? तो आपका आंसर दिमाग में आ गया होगा कि त्रिघाती में यदि हमने एक्स क्यू लिखा प्लस एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स लिखा प्लस 1 लिखा तो कितने पद आ गए? 4 पद आ गए। कितने पद? ये सारे क्वेश्चन बनने वाले फॉर्मेट हैं, इनसे कहीं ना कहीं से आपको प्रश्न बनेंगे ही। ठीक है, तो रैखिक में 2 पद, द्विघात में 3 पद, त्रिघात में 4 पद और बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है उसमें 1 जोड़ देना। तो इस बात को नोट कर लें। नोट करने के बाद एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, अधिक से अधिक पदों की संख्या। बहुपद में अधिक से अधिक पदों की संख्या देखने के लिए ये नोट करें जरूर है, अधिकतम घात, अधिकतम घात धन 1 बराबर, अधिकतम घात धन 1 बराबर क्या आता है? पदों की संख्या। बात क्लियर हो गई? अधिकतम घात में 1 को जोड़ देंगे तो हमें पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत आईएमपी है आपकी दृष्टि से। क्लियर है? चलिए इसके बाद एन चर वाले बहुपद। यहाँ पे एक बात और याद रखना है, मैंने यहाँ पे एक चर लिया है बुक्स में, यहाँ पे ए बी सी लिया है। जैसे ए एक्स लिखा है प्लस बी एक्स लिखा है प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ए बी और सी जो है ये सब क्या है? अचर है। क्या है? अचर पद है। ये बुक की दृष्टि से बता दिए, नॉर्मल जो मैंने निकाला था उसको चर में बता दे। एक चर x में n घात वाला बहुपद और देख लीजिए, ये बुक में है 2.1 के जस्ट पहले का जो बेसिक है वो आज हम यहाँ फिनिश कर रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है n चर वाले बहुपद। अभी आपने देखा होगा कि घातों को हम घटते क्रम में ले जाते हैं पदों से। अभी n चर वाले बहुपद, यहां देखिएगा a n x to the power n, a n x to the power n। फिर यहाँ पे आप देखिएगा घटते क्रम में पद जाएंगे, ये पदों की संख्या को निश्चित करेगा। a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस a n minus 2 x to the power n minus 2
प्लस अप टू चला जाएगा। अब देखिए एक समय ऐसा आता है कि जहां पर आपको x की पावर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, an मिलेगा और x की पावर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस पद को जब आप लिखोगे तो यहाँ पे प्लस में लिखते हो या इसी को लिख देते हैं an, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं an प्लस an। तो an एक्चुअली an नहीं है, an x टू दी पावर 0 है। और जब 0 की पावर होती है तो ये वाला जो पद होता है वो क्या बन जाता है, आपका 1 बन जाता है। तो an इंटू 1 ये आपको देता है an, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है an। क्लियर हो गया। यहां से आपको ध्यान देना है कि जो an, a1, a2 अप टू चले जाएंगे तो आपके ये बहुपद में अचर पद है। कौन से पद है, अचर पद है। एक बात और बताते हैं, बहुपद में जो शून्यक होता है, बहुपद जो शून्य होता है, शून्य बहुपद, इसके पहले आपने पढ़ा था शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य ही होता है। शून्य बहुपद यहां लिख देता हूं। चलिए इसके बाद वाला आखिरी पॉइंट है, शून्य बहुपद की घात क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये कुछ आईएमपी बातें होती हैं जिन्हें आपको याद रखना है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आएंगे, पूरा व्यापक रूप से समझाते हुए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यदि समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने निकाल के बना दिए हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ। चलो बाद में बात करते हैं। गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहें, आगे बढ़ें, उन्नति करें।